हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं बात करूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 267। 267 बताता है आकस्मिकता निधि के बारे में। आकस्मिकता निधि क्या है उसके बारे में। 267 कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड क्या है उसके बारे में। कंटिजेंसी फंड की परिभाषा और अर्थ बताया जा रहा है इसमें। 267 कंटिजेंसी फंड क्या है। 267 अबाउट कंटिजेंसी फंड। नंबर 1, पार्लियामेंट में बाय लॉ। नंबर 1, पार्लियामेंट may by law establish a contingency fund in the nature of an impressed to be entitled। क्या कहा जा रहा है। नंबर 1, पार्लियामेंट may by law establish a contingency fund in the nature of an impressed to be entitled। The contingency fund of India, into which shall be paid from time to time such sums as may be determined by such law, and the said fund shall be placed at the disposal of the President to enable advances to be made by him out of such fund for the purposes of meeting unforeseen expenditure, pending authorization of such expenditure by the Parliament by law under Article 115 or Article 116। Number 2, the legislature of a state may by law establish a contingency fund in the nature of an impressed to be entitled the contingency fund of the state into which shall be paid from time to time such sums as may be determined by such law, and the said fund shall be placed at the disposal of the governor of the state to enable advances to be made by him out of such fund for the purposes of meeting unforeseen expenditure, pending authorization of such expenditure by the legislature of the state by law under Article 205 और आर्टिकल 206। जो राज्य की आकस्मिकता निधि है उसका वर्णन किया जा रहा है 205, आर्टिकल 205 और आर्टिकल 206। और जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार की जो आकस्मिकता निधि है उसका जो जिक्र है वो अनुच्छेद 115 और आर्टिकल और अनुच्छेद 216 एक्सपेंडिचर बाय पार्लियामेंट बाय लॉ अंडर आर्टिकल। इसमें क्या है, प्रेसिडेंट इनेबल एडवांस टू बी मेड बाय हिम। इसमें राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है और इसके अंदर स्टेट की जो कंटिजेंसी फंड है उसमें गवर्नर की मंजूरी जरूरी होती है। तो ये बात की जा रही है। मैं हिंदी में पढ़ती हूँ आकस्मिकता निधि के बारे में। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि की बात कर रहा है। नंबर 1, संसद विधि के द्वारा अग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगी। अनुच्छेद
यानी 266 में क्या कहा जा रहा है, भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखों की बात की है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि संसद क्या करेगी, पार्लियामेंट विधि द्वारा यानी कानून के द्वारा अग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगी, जो भारत की आकस्मिकता निधि के नाम से ज्ञात होगी। क्या होगा, जो भारत सरकार की आकस्मिकता निधि है उसके नाम से जानी जाएगी, जिसमें ऐसी विधि द्वारा अवधारित राशियां समय समय पर जमा की जाएंगी। इसमें क्या होता है कि जिसमें कानून के द्वारा अवधारित राशियां समय समय पर जमा की जाएंगी, वो धन जमा किया जाएगा अनवेक्षित व्यय का अनुच्छेद, उसमें से जो व्यय है, जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, कहाँ कहाँ उसको खर्च करना है, तो इसके बारे में अनुच्छेद 115 अनुच्छेद 216 के अधीन संसद विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाना लंबित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए राष्ट्रपति को समर्थन बनाने के लिए उक्त निधि राष्ट्रपति के व्यवनाधीन रखी जाएगी। यानी राष्ट्रपति के वो उक्त जो निधि है, कंटिजेंसी फंड, वो क्या है, राष्ट्रपति के अंडर में, उनकी देखरेख में सुरक्षित रखी जाएगी। उनके बिना उसमें से कोई भी धन नहीं निकाला जा सकेगा। नंबर 2, राज्य का जो विधानमंडल है, जैसे कि संसद विधि द्वारा आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगी, उसी तरह से राज्यों में राज्य का जो विधानमंडल है वो कानून के द्वारा एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा, जो राज्य की आकस्मिकता निधि के नाम से ज्ञात होगी या उसके नाम से जानी जाएगी, जिसमें ऐसी विधि द्वारा अवधारित राशियां, कानून के द्वारा अवधारित राशियां समय समय पर जमा की जाएंगी और अन्वेक्षित व्यय का अनुच्छेद 205 अनुच्छेद 206 के अधीन राज्य के जो विधानमंडल के माध्यम से विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाना लंबित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए राज्यपाल को समर्थन या राज्यपाल की मंजूरी या उनका समर्थन बनाने के लिए उक्त निधि राज्य के राज्यपाल के व्यवधाधीन रखी जाएगी, यानी उनके अंडर में सुरक्षित रखी जाएगी। तो ये बात की जा रही है। कल मैं पढ़ूंगी संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण। संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज, जो संघ जो है वो तो है शक्तिशाली। फिर क्या कहा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। संघ और राज्यों के बीच रेवेन्यू का, राजस्वों का वितरण या बंटवारा, उसके बारे में पढ़ूंगी, जो अनुच्छेद 268 में बताता है ड्यूटीज लेविड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएट बाय द स्टेट। इसमें क्या होगा, संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले लेविड यानी टैक्सेस, किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। तो इसके बारे में मैं कल बात करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, कल मैं मिलती हूँ नए अनुच्छेद के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़। मुझे संविधान के बारे में जागरूकता फैलानी है पूरे देश के कोने कोने में, ताकि बच्चे अपने संविधान के यानी जो बेसिक लॉ है, जो सामान्य कानून है, उसके बारे में जानें। जो बेसिक लॉ है भारत का, उसके बारे में हर बच्चे को, हर नागरिक को जानना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैं संविधान को पढ़ती हूँ,
मेरा यही सबसे बड़ा उद्देश्य है। घर घर संविधान पहुँचे, सभी लोग जागरूक बने, जागरूक बन के अपने राष्ट्र को मजबूत करें। देश में फैला हुआ पाखंड, करप्टेड सरकारें, इनको सबको उखाड़ फेंकना है। करप्टेड सरकारें, करप्टेड करप्टेड ब्यूरोक्रेसी, ये सब हम लोगों को संविधान के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है, कोई जानकारी नहीं होती है, हम पढ़ते नहीं हैं, तो हम अच्छे से उनका जवाब भी नहीं दे पाते हैं, ना ही उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसलिए सरकारों से भी जवाब लेना होता है, क्वेश्चन करने होते हैं, उनकी जवाबदेही होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। राष्ट्र निर्माण में उन्हीं की सबसे बड़ी भूमिका होती है जो सरकार में लोग बैठे होते हैं। अगर वो लोग ही करप्टेड होंगे, वो ही संविधान को नहीं जानेंगे, संविधान के अगेंस्ट कोई भी कार्य करेंगे, सरकार के अगेंस्ट सरकारें बनाएंगे, सरकार के अगेंस्ट नीतियाँ बनाएंगे, यानी संविधान के अगेंस्ट सरकार जाती है तो वो क्या होता है, संविधान का उल्लंघन होता है। तो संविधान के दायरे में रहकर ही कोई भी सरकार या भारत की सरकार या फिर राज्यों की सरकार, जो विधानमंडल का कानून कहता है उसके अकॉर्डिंग, और भारत सरकारें जो है संविधान के अकॉर्डिंग, कोई भी मतलब संविधान के दायरे में रह के राज्य सरकारें और भारत की सरकार, ये सभी अपनी अपनी शासन सत्ताएं चलाती हैं। हाँ, संविधान के अगर अगेंस्ट में जाती हैं तो ये संविधान का उल्लंघन है, लोकतंत्र का उल्लंघन है। तो इनको हमें कैसे जानना होता है कि सरकार कैसे संविधान का उल्लंघन कर रही है, कैसे उसके अगेंस्ट में जाके नीतियाँ बना रही है। तो ये सब जानने के लिए हमें पहले संविधान तो पढ़ लें, पहले संविधान को पढ़ें, एक एक अनुच्छेद को जानें, इसमें क्या लिखा है, क्या कहा जा रहा है सरकार के पक्ष में, और सरकार की जो अराजक नीतियाँ हैं या उनकी तानाशाहीपूर्ण नीतियाँ हैं, उनको कैसे पहचानेंगे कि ये सरकार के, ये संविधान के अगेंस्ट जा रही हैं या फिर सरकार के पक्ष में, सरकार के समर्थन में, राष्ट्र निर्माण में ये जो भी सरकारें काम करेंगी या नहीं करेंगी। तो इसके लिए संविधान पढ़ें, तभी हमें पता चलेगा। ऐसे रोडों पे आके एकदम चिल्लाना तो ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार के पास सारी शक्तियाँ होती हैं, उठा के जेल में डाल देती है सभी को। अच्छे से जो बुद्धिजीवी हैं, जो उनसे सवाल जवाब करते हैं, तो वो उनको अरेस्ट करके पुलिस की मदद से, क्योंकि पुलिस का तो अपना जो पुलिस तंत्र है उसका तो नेचर अलग तो होगा नहीं, उसका तो नेचर ऐसा होता है क्योंकि जब जिसकी सरकार होती, जिस भी पार्टी की, उसी के अनुरूप पुलिस तंत्र को काम करना होता है। तो इसमें पुलिस की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है राष्ट्र निर्माण में, क्योंकि लॉ एंड जो ऑर्डर होता है उसको मेंटेन करने का जो सबसे बड़ा जो काम होता है वो पुलिस तंत्र का होता है, पुलिस फोर्स का। तो इसलिए पुलिस को चारों तरफ से आलोचनाएं झेलनी पड़ती हैं। इसीलिए सभी को, हर व्यक्ति को, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, सबको संविधान पहले पढ़ना चाहिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि संविधान हम पढ़ नहीं सकते। अगर जिसने 10वीं भी पास किया है, यानी 5वीं भी पास किया है, जिसको हिंदी आती है, वो आराम से संविधान को पढ़ सकता है, उसके बारे में आसानी से समझ सकता है, जान सकता है, यदि वो पढ़ना जानता है बस, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।